वेलकम फ्रेंड्स, चैनगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनगढ़ आईएएस है और आप अभी हम इस चैनल पर अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लासेज कवर कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि अभी भी जिन अभ्यर्थियों ने या जो नए जुड़े हैं या जो ओल्ड हो चुके हैं, चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए और चैन गाइस को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। पर्सनलाइज कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिस हो दे, छोटी छोटी सूचना भी आप तक समय पर पहुंचे। और इतना ही नहीं, और भी जो दोस्त हैं, जो आसपास आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके करीबी हैं या जो जिज्ञासु बच्चे हैं, उनको जरूर बताइए इस चैन गाइस के बारे में। उनको इसका लिंक शेयर कीजिए, उनको कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और डिजिटल मोड में वो एनसीईआरटी क्लास का लाभ ले सकते हैं। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा, याद से कीजिएगा, अभी कर दीजिए। दोस्तों, हम अभी जो है एनसीईआरटी सेशन अभी कवर कर रहे हैं और हमने अभी तक क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास इन इन दोनों को हमने कवर कर लिया है। अभी हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं। क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर 8 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सेशन में हमने कवर किया है। मतलब कुल मिला के 16 वीडियो इसके अभी तक अपलोड हो चुके हैं, आप देख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो समय निकाल के अपने कन्वीनियंस से, सुविधा अनुसार वो क्लास देख पाएंगे। क्लास 6 में टोटल जो है वो टोटल वीडियोज 11 है, अध्याय 11 है, लेकिन हमने 12 अध्याय एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाया है समग्र अवलोकन में। क्लास 7th में हमने जो 10 जो चैप्टर्स वो भी कवर किए थे, मैंने उसका समग्र नहीं बनाया था। एक दिन ओवरव्यू का वीडियो जरूर समय निकाल के मैं आपके लिए डाल दूंगा। अभी हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 9 का पार्ट 1 हमने अपलोड कर लिया था, हमने लाइव कर दी थी, स्ट्रीम कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जो बच्चे नए हैं या ओल्ड भी हैं उसको यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, समय निकाल के आप पार्ट 1 देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 के बारे में थोड़ी सूचना मैं यहाँ पर देते आपको चलूंगा। शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक की इसमें बात की गई थी और यहाँ पार्ट 1 में हमने इसको पूरी अच्छी तरह से आपको बता दिया था। फिर भी एक ओवरव्यू जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे उनको कनेक्ट होने के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ उनको पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो हमने पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा था उसकी चर्चा इसमें हमने की थी कि हमने भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों के कब्जे के बारे में, रियासतों का अधिग्रहण जो करते हैं, उनकी जो नीतियाँ होती है, प्रशासनिक संस्थाएं जो उनके द्वारा कानून और संस्था की शुरुआत होती है, उसकी बात हमने की थी। किसान और आदिवासी आंदोलन के पहले की जिंदगी क्या थी और औपनिवेशिक काल में उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, नियम विनियम से, उसके बारे में हमने चर्चा कर चुकी, हमने पढ़ लिया है इसमें। आप 6 7 में ये आपको 6 क्लास चैप्टर क्लास 6 और क्लास 7 में हमने इसको कवर किया है। उसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, मतलब सती प्रथा, यहाँ पर बाल विवाह इत्यादि की चर्चा, या शिक्षा में सुधार नहीं हो पाई थी, उनकी स्थिति कैसी थी, दयनीय स्थिति थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। सामाजिक कुटाघात की चर्चा की थी। जाति व्यवस्था की चुनौतियों की चर्चा हमने अभी तक पढ़ लिया है। और आप पिछले वीडियो में आप जाइए, क्लास 6 और क्लास 7 के जो वीडियो है एनसीईआरटी सेक्शन में आप जाके देखिए, चैनल में आपको वहाँ पर दोनों वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपने कवर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें चैप्टर में बताया कि हमने इतना कवर कर लिया। 1857 के विद्रोह के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, 1858 के एक्ट के बारे में पढ़ा था। हस्तकलाओं का पतन, उद्योग का विकास होता है, इसके बारे में बात किया था कि किस प्रकार किस नीतियों के कारण इसका पतन होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया है। तो आपको क्या करना है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो कवर किया है, मैं पार्ट 1 में भी यही बोला था मैंने, कि आप उसको एक बार आप खुद से एक पेज और कलम लिए, आप थोड़ा सा आप लिखना शुरू करें कि हम आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने आदिवासी आंदोलन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, आदिवासियों की जीवन शैली है, वो पहले क्या थी, पूर्ववर्ती कैसे रहते थे, और अंग्रेजों ब्रिटिश के आने के बाद औपनिवेशिक नीति के तहत उनमें क्या बदलाव होते हैं। तो परिवर्तन और निरंतरता के तत्व को आपको लिखते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके आपके मन मस्तिष्क में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय की हमने बात की थी, इसमें तो हमने बताया था कि राष्ट्रवाद के अचानक उदय, राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ था, वो बहुत सारे परिणामों का एक संचित परिणाम था। मतलब बहुत सारे कारण हैं, उसके संचित परिणाम के रूप में इसकी उन्नति हुई थी, धीरे धीरे हुई थी, क्योंकि अचानक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हम बताएंगे कि आद राष्ट्रवाद की हमने बात की थी, आदिवासी चरण की बात करेंगे, जहाँ पर देखेंगे आप किसान आंदोलन की बात करेंगे, आद राष्ट्रवादी, आद ऐतिहासिक जो आद राष्ट्रवादी इतिहास किसान आंदोलन, उसकी हम चर्चा करेंगे। उन सबों को हम मिला के पढ़ेंगे, तब हम राष्ट्रवाद के चरण में आएंगे। तो राष्ट्रवाद का उदय जो है अचानक नहीं होता, इसमें
धीरे धीरे कुछ न कुछ निरंतर तत्व है, कुछ न कुछ परिवर्तनशील तत्व है, उन सभी का समावेशन हुआ तब जाकर राष्ट्रवाद का उदय होता है। उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद से आप समझते क्या है, मतलब पहले आपको जानना है कि राष्ट्र है क्या, उसके बारे में जानना है, किसके लिए है, एक राष्ट्र रूप में कब सामने आएगा, इसका मतलब क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो उसको सॉल्व तभी कीजिएगा जब राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रवाद के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर मतलब लिंग वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और उसके सारे संसाधन और उसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए, यही मान के चलना है। राष्ट्रवाद में मान के चलते हैं जो हमारा भारत देश है उसके सारे संसाधन हमारे उपभोग के लिए है, हमारे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, हम इसके उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं, यही मान के चलना, हमारी कल्चर, हमारी विरासत सबको सहेज कर रखना राष्ट्रवाद को है। एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों का नस्ल, जाति, संस्कृति, परंपरा जो भी है उस सभी को मिला के एक राष्ट्र का उदय होता है और उस सब राष्ट्र के प्रति इनमें इनकी भावना होती है, भावनात्मक लगाव होता है। इसी की चर्चा इसमें हम करेंगे। तो अब होगा कि अचानक क्या राष्ट्रवाद आया था क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इस चैप्टर में पार्ट 1 में बताया था कि पहले जो है 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई नहीं, मतलब उससे पहले राष्ट्रवादी जो है विचारधारा का विकास नहीं हुआ था और क्षेत्रवादी राष्ट्रीयता थी। मतलब वहां देखेंगे कि जो आंदोलन होते हैं क्षेत्र विशेष में जो असंतोष फैला हुआ है, उस संतोष के कारण वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जैसे ही उसकी पूर्ति प्रत्यक्षता या प्रत्यक्ष सीमित मात्रा में पूर्ति होने के साथ ही वो आंदोलन खत्म हो जाता है, उनको और क्षेत्र में क्या हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं होता था। लेकिन 1850 के बाद आपको देखेंगे कि राजनीतिक रूप से एकीकरण होने लगेगा, भारत एकाएक होने लगेगा और यहाँ सभी लोगों में एक ही चीज आएगी कि भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र होने के नाते हम इसके ओरिजिनल मूल निवासी हैं और हम यहाँ पर स्वतंत्र रहने का हम अधिकार है, हमें कोई और अथॉरिटी हमारे ऊपर शासन न करे, हम संप्रभु। इसकी भावना 1850 से शुरुआत में ही देखना, जो राष्ट्रीय चेतना का विकास जिसको बोलते हैं, 1850 के बाद देखना आपको शुरू हो जाएंगे। 1870-1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गाढ़ी हो चुकी थी। इनका कारण क्या था वो भी बताएंगे हम। इनमें ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सैनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। इन संगठनों ने, मतलब पहले तो आरंभिक संगठन को जानेंगे, ब्रिटिश यहाँ पर देखेंगे बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में गठन, बहुत सारे ऐसा सोसाइटी है, वो धीरे धीरे क्रमागत रूप से वही सभी सोसाइटी के प्रमुख लोग जो है मिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करते हैं। और ये जो भी ये स्थापना होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत को एक राष्ट्र के रूप में आजाद करना, स्वतंत्र कराना, और इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो उस वक्त के बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो निभाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि भारत को औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन शुरुआत में उनका एक ही मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के लिए प्रशासन में सुविधा दे पाए, राष्ट्र के विकास में काम कर पाए, लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए, यहाँ के दो धंधों का विकास हो, कृषि का विकास हो, भूखमरी, अकाल इत्यादि जो बार बार जो दोहराई जा रही है उसकी कमी हो, यही इनका उद्देश्य रहेगा। तो एक प्रतिवेदन के माध्यम से लाएंगे, उसकी बात हम तब करेंगे जब दौराई चरण पढ़ेंगे, रुवादी चरण पढ़ेंगे। खैर इसमें ये जानिए कि 1885 में एक राजनीतिक संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। उसके बाद राष्ट्रवाद की हम एक मोड़ेंगे, औपचारिक रूप से शुरुआत हम मान चुके हैं। पुनः सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों या सबके लिए, सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों के लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा पर चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो हमने इसकी चर्चा की थी कमोवेश कि किस प्रकार 1870 के दशक में ब्रिटिश के प्रति जो शासन के प्रति असंतोष ज़्यादा गहरा होता है। बहुत सारे ऐसे नियम कानून उनके द्वारा पारित किया जाता है जिनसे भारतीय जनमानस को के सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो वो कहीं ना कहीं एक औपचारिक रूप से ही विरोध करना शुरू कर देंगे। विरोध के स्वर जो है पहले धीमी गति से धीमी होंगी, बार बार जैसे जैसे उनकी आवाज बुलंद होती जाएंगी, लोगों का एकीकरण होते जाएगा, सभी एक मुद्दे पर एकमत हो जाएंगे और राष्ट्र के राष्ट्र की आज़ादी के लिए या पहले तो मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए संप्रभुता की बातें करेंगे, स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हमको कि हमको डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए। इस प्रकार की शुरुआत में एक क्रमागत चरण के रूप में ये विकास होता जाएगा। अंत में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जैसे ही गांधी जी का उदय होगा, देखेंगे राष्ट्रवाद का विकास तो चरम पर रहेगा और अंत में तो करो या मरो
की बात करेंगे 1942 के आंदोलन में, कि या तो भारत छोड़ो की ही बात करेंगे कि भारत डू एंड डाई, किसी भी तरह हम हमारी जान चली जाए लेकिन भारत को स्वतंत्र कराना है। तो ये शुरुआत है, क्योंकि एक बार में आप फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे पहले आंदोलन के लिए जनता को तैयार करना है, जन भागीदारी को बढ़ावा देना है, उनको कंट्रोल करना है, नियमित करना है और उद्देश्य तय करने हैं। और धीरे धीरे आप राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे नेताओं की भागीदारी जो है जन सामान्य के साथ जुड़ाव होगा, भारतीयकरण होगा और उसके बाद आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद एक सफल आंदोलन के रूप में स्थापित हो पाएगा। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे ऐसे नीतिगत जो गलत फैसले लेते हैं अंग्रेज जो है कानून या बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हमने की थी। यहाँ पर एक ऐसा प्रेस एक्ट में ऐसा था कि भारतीय भाषा में अगर अंग्रेजों के शासन के बारे में या कुछ के बारे में कुछ अपशब्द लिखा गया या बुराई की गई तो वहाँ पर बिना बताए वहाँ पर आपको आपके प्रेस को भी जब्त किया जाएगा, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और केस होगा सो अलग। इसके बाद इलवर्ट बिल जो लागू होता है उसके कारण भी विवाद होता है। इसमें क्या होता है कि विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश जो है ब्रिटिश से यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं और भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश की भी समानता स्थापित की जा सके, इसका प्रयास किया गया था। लेकिन अंग्रेज लोगों ने इसको पास नहीं होने दिया और यही भी एक कारण है कि भारतीयों के मन में यह संतोष बैठ गया कि ये हमको समानता की दृष्टि से नहीं देखते हैं और इसका काफी विरोध हुआ। अंग्रेज का जो असली चेहरा है वो इनके सामने आ पाया। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे कारक जो मिलकर एक राष्ट्रवाद के विकास में एक जो होते हैं इनपुट्स का काम करते हैं। फिर आप देखेंगे कि पढ़े लिखे जो भारतीय लोग हैं इन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस की, 1880 से महसूस कर रहे थे। लेकिन इलवर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया, क्योंकि जैसे ही विवाद हुआ कि हम भारतीयों को उन विदेशियों से अलग रखा जाने लगा, माना जाने लगा कि भारतीय न्यायाधीश कैसे यूरोपीय अंग्रेजों के अथी का फैसला कर सकता है, तो ये इनके मन में आया कि कहीं ना कहीं भेदभाव है। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। अब तब देखेंगे यहाँ उदारवादी नेता की हम बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी की बात करेंगे, डब्ल्यू.सी. बेनोस चंद्र बनर्जी की बात करेंगे, सुनील बनर्जी हैं, रमेश चंद्र दत्त है, एस सुब्रमण्यम अय्यर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बंबई और कोलकाता से थे और अच्छे व्यापारी भी थे, प्रचारक भी थे। कुछ लोग तो इतने धनाढ्य थे, इतने शिक्षित थे कि प्रतिवेदन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों को लिखते हैं और संसद में, ब्रिटिश संसद में भी यहाँ के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन देते हैं कि आपकी जो सरकार है भारत में बहुत ही ज्यादा भारत का शोषण कर रही है, आर्थिक रूप से उनको पंगु बना रही है। तो ये ऐसा मान के चलते थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों को नहीं पता है कि भारत में औपनिवेशिक कंपनी क्या कर रही है, औपनिवेशिक शासन, भारत के जो अधिकारी है भारत में रह के वो भारत का शोषण करें, इनको नहीं पता है। तो ये ऐसा मान के चलेंगे, प्रतिवेदन के जरिए करेंगे, इनको हम आदरवादी नेता के नाम से जानेंगे। इसकी बात भी हमने कर ली थी। अब हुआ कि एओ हिम कौन थे, तो एक भारतीय ब्रिटिश अफसर थे जो भारत में आए हुए थे। स्वाधीनता के बाद उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को निकट लाने के लिए एक संगठन बनाने में इनकी मदद की थी। यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी का एक है, यहाँ पर बताया गया है। उभरता हुआ राष्ट्र के बारे में हमने वहाँ पिछले पार्टों में बनाया था। फिर भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर जो भी इस चरण के नेता है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शुरुआत में संस्थापक सदस्य हैं, उनकी मांग रहती है कि विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, प्रांतों में जहां परिषद नहीं है वहां उनका गठन किया जाए ताकि प्रांत का विकास हो सके। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए जिससे उनको वेतन मिल सके। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा की जाए। पहले लंदन में आयोजित होता था कन्वेंशन सिविल सर्विस कन्वेंशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इनका जो डिमांड रहेगा इन लोगों का, ये कहीं ना कहीं प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि भारत के विकास के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, ब्रिटिश शासन को भारत के विकास में दिलचस्पी लेनी चाहिए और इसके लिए विरोध प्रदर्शन ही करेंगे। इसके बाद ये शासन व्यवस्था के भारतीयों की मांग करेंगे, नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा होंगे, क्योंकि ये ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर का कब्जा था। मान के चलते थे कि अंग्रेज अफसर मान के चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी पर पद नहीं जा सकते। इनको भरोसा नहीं था 1857 के क्रांति के बाद, मान के चलते थे कि भारतीयों पर ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये विरोध करते थे कि इनके द्वारा अंग्रेज अफसर का भारी भरकम वेतन ब्रिटेन में कहीं ना कहीं एक हिस्सा भेज देते हैं और भारत की संपत्ति जो भी राजस्व वसूलते हैं भारत की संपत्ति का उपभोग ये करते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये बात करेंगे कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो ये कहेंगे ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त की जाए। भारत की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डिबेट है, विवाद है, वो अलग हो पाए। दो संस्थाएं होंगी तो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। आम सेक्टर को नियस्त किया जाए, जो कहीं न कहीं किसी इस कारण से क्या होता था, बहुत सारे जो जन नेता था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन पर आरोप लगाया जाता था। तो इसको निरस्त करने की मांग करेंगे। अव्यक्तीय बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि ये बोलते थे कि आप अगर संसद के माध्यम से चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमको अधिकार आपके द्वारा मिलनी चाहिए, इसकी डिमांड करेंगे और बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे। और भी बात करेंगे
इनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, बढ़ते लगा कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न मतलब गरीब होते जा रहे हैं, अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया, भूखमरी हो गई है, फौजी खर्चों में कटौती कीजिए, सिंचाई के साधन के लिए अनुदान दिया जाए, विकास किया जाए, नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूर का बर्ताव, भारतीयों को काम में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबत के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। इन्होंने बहुत प्रयास किया, कुछ हद तक प्रयास किया कि कुछ ऐसे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको हल करने का ये प्रयास करेंगे। और ये समूह जो है केस फाइल करके कांग्रेस पेशेवर समूह जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा भाग लेगी। और इन्होंने ये बताया कि कांग्रेस केवल पेशेवर समूह नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हक में बात नहीं बोल रही, मतलब सामान्य जनता के विकास के लिए भी ये प्रयास करते हैं। मध्यम वर्गीय उस वक्त नेता थे। अब इसकी मैंने चर्चा की है, आगे आप देख लीजिएगा पहले वीडियो में। स्वतंत्रता हमारा जन से अधिकार है, इसको तिलक जी बोलेंगे। ये बाद में इनकी जो नीति है बदल जाएगी। तिलक जी का सीधा कहना है, तिलक सीधे कहते हैं कि हमको सीधे प्रशासकीय सुविधा हमको दी जाए, हमको डोमिनियन दिया जाए। ये भी बात करेंगे कि हम जो है अपने संसाधन, अपनी मातृभूमि के विकास के लिए हम निवेदन प्रतिवेदन पर टिके नहीं रह सकते हैं। इन्होंने बोला कि हमें क्रांति करना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, हमें डिमांड करनी चाहिए। और ये बहुत सारे अपने केसरी पत्र के संपादन के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे लेख के माध्यम से जन जागरूकता का काम करेंगे। तिलक महोदय थोड़ा ये हिंसक होंगे, इनको हम गरम दल के नेता के रूप में जानेंगे, क्योंकि इनका विश्वास था कि सिर्फ प्रतिवेदन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हम ब्रिटिश से अपना काम नहीं करवा सकते हैं, वो हमारी नहीं सुनेंगे, वो गूंगे हैं, बहरे हैं। तो ये कहेंगे कि ये थोड़ा हिंसा को वाजिब मानेंगे और ये विरोध प्रतिरोध की भावना रखेंगे। स्थानीय स्तर पर ये अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देंगे। तो ये इनकी रणनीति रहेगी। थोड़ा बदलाव इनमें जरूर होगा और ये इसके लिए प्रयास करेंगे। फिर जब 1905 में वायसराय कर्जन जब बंगाल का विभाजन करते हैं, ये भी पूछा जाता है, 16 दिसंबर 1905 को यहाँ पर घोषणा होती है बंगाल विभाजन की। तो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और यहाँ पर अंग्रेज कारण बताते हैं कि प्रशासकीय सुविधा के हिसाब से हम इसको बांटना जरूरी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ राष्ट्रवाद की जो भावना का विकास हो रहा है बंगाल में, उनको कम किया जाए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अंग्रेज अफसर और व्यापारी ज़्यादा फायदा में रहें। तो इस मुद्दे को लेकर देश भर में इसमें गुस्से की लहर गई। उस वक्त देखेंगे स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन का विकास होता है और इसका लाभ ये होता है कि बहुत सारे स्वदेशी संस्थाएं खुल जाती है भारत में, बहुत सारे उद्योग धंधों का विकास होता है स्थानीय लेवल पर, शिक्षा का विकास होता है, शिक्षा के हिंदी मतलब स्थानीय भाषा में शिक्षा का विकास होते हैं, पेंटिंग स्कूल खुलते हैं, बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर ग्राम दल के नेता होने के बाद बोलेंगे कि सिर्फ आप स्थानीय लेवल पर लोगों को रचनात्मक कार्य भी कीजिए और लोगों को एकजुट करने का प्रयास कीजिए, और ये भी यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, स्वदेशी आंदोलन का एक मैंने ये फिगर भी आपको दिखाया है, इसमें किस प्रकार लोग उस आंदोलन में भाग लेने के लिए एकजुट होकर निकल रहे हैं। फिर हम आगे बात करेंगे, जैसे हम जाएंगे तो यह स्वदेशी आंदोलन जो है पूरे भारत में फैलती है धीरे धीरे। और यहाँ पर आंध्र के रेडला इलाकों में इसे वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। तो पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की के फायदे क्या थे, या स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के कारण राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ, स्वदेशी उद्यमों का विकास हुआ, भारतीय भाषा को बढ़ावा दिया गया। तो भारतीय जनमानस में एक जो है कहीं ना कहीं अब एक विचारधारा के रूप में एक नई विचार जो है उनके मन में आए और स्थानीय लेवल पर डेवलप कर पाए। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से ये फायदे हुआ कि स्थानीय लेवल पर रोजगार इत्यादि का क्रिएशन कर पाए, अपनी भाषा संस्कृति को सहेज पाए, उसको प्रश्रय दे पाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विचार उसका फैलाया। तो क्रांति का विचार जो ये फैलाते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। ऐसे पूछा जा सकता है, जरूर बताइएगा। फिर हम बात करेंगे जो अब बीच में क्या होता है, 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों में, यहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह की बात करेंगे, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। और ये जो लीग है ये भी क्या करता है, ये डिमांड करते हैं, ये अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाते हैं और कहते हैं कि अलग हमें ये समर्थन करते हैं बंगाल विभाजन का, और कहते हैं कि हमें जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। तो ये बंगाल विभाजन का समर्थन भी करते हैं और लीग मांग करते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। और 1909 में सरकार ने मॉड मिंटो सुधार में आप देखेंगे कि मान ली गई और परिषदों के कुछ सीट मुसलमान और आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुनकर भेजा जाता। तो सांप्रदायिकता के आरंभिक बीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर ही बंगाल विभाजन में जो आंदोलन को रणनीति का, उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस में फूट हो जाएगी। क्योंकि उग्रवादी चाहते थे कि इसको बंगाल तक सीमित रखा जाए, जबकि उग्रवादी चाहते थे, मतलब यहाँ गरम दल के जो नेता है वो चाहते थे कि इसको पूरे भारत में फैलाया जाए। इसको लेकर यहाँ पर फूट होता
होता है, सूरत में फुट होता है। तो मध्यम वर्ग के धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। ये बहिष्कार नहीं मानते, कहते बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका ये जो लोग थे ये मानते थे कि बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर उग्रवादी जो नेता है वो बार बार कहेंगे कि बहिष्कार मत करो और बंगाल तक ही सीमित रहने दो, लेकिन यहाँ जो उग्रवादी जो है, उदारवादी यहाँ गर्मपंथी जल के जो नेतृत्व करता है, जैसे तिलक महोदय इत्यादि जो लोग हैं, वो इसका विरोध करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, संगठन के द्वारा पूरे भारत में, अखिल भारत स्तर पर इस आंदोलन को फैलाना चाहिए और यहाँ पर थोड़ी हिंसा अगर हो भी तो भी बर्दाश्त की जाएगी। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबाव बन गया, ताकि जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। यहाँ मध्यमार्गी का दबाव इसलिए बनेगा कि बड़े बड़े जो नेता जब तक वो रहेंगे ये अपना दबदबा कायम रखेंगे, लेकिन जैसे ही 1915 में क्या हुआ, दोनों को एक बार फिर से एकता स्थापित हो गई। यहाँ पर एनी बेसेंट के कारण होता है। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। बाद में देखेंगे मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस का भी मिलन हो जाता है कुछ ही दिनों के लिए ही, लेकिन इन्होंने एक जो है व्यापक रणनीति तय करते हैं कि हम दोनों मिलकर प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे और प्रांतों में सरकार की स्थापना करके उसका विकास करेंगे। ठीक है। जन राष्ट्रवाद का उदय भी हमने लगभग पढ़ा दिया था कि धीरे धीरे 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। कारण था किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। तो भारतीयकरण हो रहा आंदोलन का। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी किसानों में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यापारिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध की कारण जब हुई थी उस वक्त बहुत ज्यादा भारत की तरफ से वहां पर ब्रिटेन को भी यहाँ पर टिस्को की हमने बात की थी पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि टिस्को द्वारा वहां पर जो युद्ध की सामग्री को निर्यात किया जाएगा, रेलवे पटरी का विकास करने लगा। तो स्थानीय स्तर पर इनको फायदा हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होती है इनको फिर मुनाफा नहीं होता है। तो फिर ये भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो बड़े बड़े घराने हैं या जो व्यवसायी हैं वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करने लगेंगे, संसाधन के रूप में भी समर्थन करेंगे और उसका महत्व उनका स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों के शामिल हो जाने के बाद रणनीति और बदलेगी और आंदोलन तीव्र कर दी जाएगी। तो इसमें मैंने बता दिया था, ये आपको मैंने कवर यहाँ तक मैंने कर दिया। अब महात्मा गांधी के आगमन से हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। महात्मा गांधी के आगमन थोड़ा आप देखिए, अब इसको ध्यान से आपको देखना है। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने। जन नेता का अर्थ क्या है आप बताइए कमेंट करके। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। कारण क्या था, दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। तो गांधी जी वहां पर भी जाके दक्षिण अफ्रीका में जब उनके पास नस्लवादी इनके साथ भेदभाव होता है वहां देखते हैं, तो ये इन्होंने प्रण किया कि हम इससे जरूर मुक्ति पाएंगे। तो उससे उनको अनुभव क्या हुआ कि एक आंदोलन की जो प्रथम पाठशाला है उसके रूप में अफ्रीका में वो कर चुके थे और वो उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे समाज के लोगों से उनको मिलने का मौका मिलता है, उनके विचारों से अवगत होते हैं। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों, हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में आप देखेंगे। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आप एक फिगर बाद में आपको दिखाऊंगा सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मीन मजदूर की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों की कुछ गहराई से देखिए। अब हम बात करेंगे गांधी जी का आंदोलन जो है 1919 से। यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर गांधी जी कहाँ है, आपको यहाँ पर देखिए ये महात्मा गांधी जी हैं और यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठ के कुछ न कुछ रणनीति कर रहे हैं अफ्रीका में। यहाँ कहाँ पर थे वहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये डरबन का चित्र है। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। पूछा जा सकता है नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने आपको तो बता ही दिया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये जानना है कि अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी ही सूचना के तौर पर पढ़ेंगे, बाकी हम वहां पर चर्चा जरूर करेंगे। गांधी जी की जो भी नीतियां हैं, जब हम स्पेसिफिक टॉपिक पे आएंगे उसकी चर्चा हम निश्चित रूप से करेंगे। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वहां पर डीप पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पर एनसीईआरटी को ही आप ध्यान रखिए। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। मतलब इसका उद्देश्य था कि ज्यादा पुलिस जो है दमनकारी, इनको कानून के मदद से पुलिस को दमन करने का ज्यादा पावर मिल गया था और ये जो भी अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, कानून का इत्यादि पर ये अंकुश लगा रहा था। तो इसके लेकर रॉलेट सत्याग्रह करनी जरूरी थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। कभी एक प्रश्न पूछा जा सकता है
कि गांधी जी ने किसको शैतान की करतूत और रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने इस कानून को जो यहाँ पर बनाया गया था उसको उन्होंने शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। निरंकुशवादी का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, मतलब वो किसी की सुनेंगे नहीं, अपने मन की करेंगे। ठीक है, निरंकुश शासन के बारे में आप जानते ही होंगे आप। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 एक तिथि तय की को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। अहिंसक करता है कि हिंसा नहीं करना है, हड़ताल का आयोजन करना है, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यहाँ पहला को ध्यान रखिएगा, पहला अखिल भारतीय संघर्ष आपको ध्यान रखना है। कौन है? तो रॉलेट सत्याग्रह है। किसके खिलाफ है? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को चलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। वैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्र टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए ब्रिटिश द्वारा प्राप्त नाइटहुड की उपाधि वापस ला दी थी। यही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आखिर किस कांड पर यहाँ पर जालियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है उसके कारण नाइटहुड की उपाधि रविंद्र टैगोर ने लौटा दी थी। यहाँ परिसर देखिए जहाँ जनरल डायर ने लोगों के की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के इस चित्र में लोग दीवारों पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ देखिए यही बाग है। यहाँ पर ये जो गोले जो छोड़े गए थे इसकी निशानी आज भी जाइएगा आप यहाँ तो यहाँ पर जनरल अल्फ्रेड पार्क मतलब सॉरी जनरल डायर जहाँ गोलियां बरसाई थी आज भी वहाँ पर उसको रिजर्व किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नाइटहुड क्या है तो ये जानिए। ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने उपाधि थी, इसी को लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कांड के कारण? तो अमृतसर में जो यहाँ पर देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके कारण ये व्यथित होकर इस उपाधि को लौटा दिया गया था इनके द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, और यही इनकी रणनीति थी कि अगर सभी लोग एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के का विरोध करेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो ये जो है गांधी जी सबको मिला के जो सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। गांधी जी ने एक चीज देखिए, गौर कीजिए, गांधी जी ने बहुत ही ज्यादा जनव्यापी जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको ज्यादा उन्होंने कवर किया और उन्होंने सोचा कि इसको अवसर में बदला और आंदोलन के लिए उसी को फिक्स किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जन से समाज इनसे जुड़ पाए और लोग जो है जो आंदोलन उसको सफल बनाने में मदद कर सके। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दिया। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो टर्की से जो किया गया था उसमें टर्की के पर बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे अत्याचार किया गया था और उसमें यहाँ पर एक संधि के माध्यम से उन पर बहुत सारी यहाँ पर सेबरी की संधि की गई थी और उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम संस्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाया और स्वराज की मांग करी। यहाँ गांधी जी ने दोनों आंदोलन को जोड़ दिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना है और यहाँ खिलाफत, दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ के यहाँ पर बोलेंगे कि असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों के असहयोग के लिए आंदोलन चलाएं। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़, ये भी प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक विद्यार्थी जो है इसमें भाग लेते हैं। मोतीलाल नेहरू उसमें से थे। सी आर दास, चित्तरंजन दास की बात हो रही, सी राजागोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। वकालत जो ये कर रहे थे, बहुत पूर्ण वकील थे, इन्होंने वकालत छोड़ दी गांधी जी के आह्वान पर सिर्फ। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 तक के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं थे। पूर्णतः तो आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक थी। देश के आयात हिस्से भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं ये आंदोलन के लिए इतने ज़्यादा उग्र इसलिए है कि उनको ब्रिटिश की नीतियाँ जो है बिल्कुल बेकार लग रही थी और लोग मिल के चाहते थे कि किसी भी तरह स्वदेशी जो है स्वदेशी शासन स्थापित हो जाए, इनको यहाँ से हटाया जा सके। लोगों की पहलकदमी, कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का हिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते, मतलब हिंसक हो गए वो। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। खेरा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए
भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। मतलब यहाँ पर एक चराई शुल्क लगाया जाता था कि अगर भैंस या गाय या कुछ भी चराना है अपने पशु को तो आपको चराई शुल्क देना होगा। तो इसका इस तरह विरोध किया गया है। उनका विरोध इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में गांधी जी ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। और अपने मन से वो बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान किया कि हमारा शासन शुरू हो गया है। तो लोगों में इस प्रकार की उत्सुकता थी गांधी जी को लेकर। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत और सहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की गई। पंजाब में यहाँ देखिए, सिखों के अकाली आंदोलन में अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का स्गान किया जाने लगा था। तो देखिए, इसका जो बृहद जो है प्रभाव आप देखेंगे भारतीय जनमानस पर पड़ता है। और लोग अपने अपने तरीकों से जो भी उनकी स्थानीय जो भी उनकी क्रियाशैली है, जो भी काम करते हैं, उसको उसमें गांधी जी के शब्दों के अनुरूप उसमें बदलाव करते हैं और इसका विरोध करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में हेडिंग जो साइड में जो है जो टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, पीरा का चिरंतन सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल जो बोलते हैं उसका देखिए थ्योरी। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का, अब गांधी जी के अहिंसा के बारे में, अहिंसा किसको मानते हैं आप जान जाइए। प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। प्रतिफल मतलब जो आप कर रहे हैं, उसके प्रति आप आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे उसको टोलेट कर दे रहा है, इसको क्या उसको बोलते हैं, रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है, यही बोल रहे हैं कि अहिंसा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि बिना लगातार अच्छे काम करते जाना, और अहिंसा का जन्म होता है मतलब आप बुरे कामों पर आपके साथ कुछ अत्याचार उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसी को अहिंसा मान रहे हो। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीरा के अनंत सिद्धांतों को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं रखेंगे। गांधी जी जो है 12 मार्च 1938 को लिखते हैं और इनके नज़र में अहिंसा का यही अर्थ है कि हमें प्रतिफल की भावना रखे बिना अपने उद्देश्य में, अहिंसा के उद्देश्य में आगे बढ़ते जाना है, हिंसक नहीं होना है। घेरेबंदी का अर्थ है कि लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध। आप घेरेबंदी तो जानते ही हैं, ठीक है। एक और टर्म यहाँ देखिए, यहाँ पर महंत का अर्थ है सिख गुरुद्वारा के धार्मिक कर्ता को महंत बुलाता था, वो संचालन करते थे उसका। गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल गया। पटाईदार ये होते हैं जो जमीन को पट्टे पर लेते हैं और या बहुत लोग जो हैं किसी की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, या तो कुछ कर्ज उनके पास बाकी है या कुछ भी कारण से उस पर खेती करते हैं। गैर कानूनी ढंग से उसको हटा के उनको बेदखल कर देना को उसको बेदखली कहा जा रहा है, जिसको भी आप समझ रहे होंगे। अब गांधी जी जनता के बीच में किस प्रकार फेमस थे उसकी एक यहाँ पर देख लीजिए। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वो कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, उस वक्त के जो कलाकार थे वो गांधी जी को इस नेतृत्व यहाँ में पेंटिंग बना बना के दिखाया गया है। नेहरू जी यहाँ पर भारत माता जो है यहाँ पर देखिए कृष्ण की भूमिका में है, अर्जुन के भूमिका में भारत माता को दिखाया गया है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, यहाँ पर देखिए नेहरू जी। तो यहाँ पर उस वक्त के लोग कलाकार जो हैं ये अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। गांधी जी के प्रति इनका ये भाव है। जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेती मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम
लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। मतलब उन्होंने कोई अच्छा भी काम किया तो गांधी जी को श्रेय देने लगे। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, पर उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। फिर भी गांधी जी के कारण वो कर पाए, उनको जो ऊर्जा जो है गांधी जी के शब्दों से मिल रहे हैं, इसलिए उसको उनको भाव देते हैं, गांधी जी के लिए उसको श्रेय दे देते हैं। ठीक है, अब प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ा जाइए। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुपए क्या बुलाया रहा है। इलाहाबाद जिले से में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। क्या रिपोर्ट देखिए। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देख कर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है और क्या है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है, उनका जो भी आदेश वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं, उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली करवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं, या वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे वहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो गांधी जी को क्या मान रहे हैं, जमींदारों का विरोधी मानते हैं, सरकार का विरोधी मानते हैं, क्योंकि वहाँ जमींदार जो है शोषक तत्व में है। तो यहाँ देखेंगे अपने हिसाब से लोग इसको ढाल लेते हैं, गांधी जी की छवि का निर्माण वो कर रहे हैं। 1922 से 1929 की घटनाएं आप देख लीजिए। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उससे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। मतलब एक हिंसक घटना ने उनके मन को द्रोहित कर दिया गांधी जी को, कि गांधी जी ने शुरू ही बोला था कि हम अहिंसक रूप से इस आंदोलन को चलाना चाहेंगे, असहयोग आंदोलन को, लेकिन हिंसा हुई, उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, उसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। स्वदेशी की बात करेंगे, स्थानीय खेती की बात करेंगे, स्थानीय उद्योगों का विकास करेंगे, जगह जगह सफाई का काम करेंगे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही रचनात्मक कार्य है उनके द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। ये कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि राजनीति में एंट्री किया जाए, परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया जाए और सरकार का अंग बन के सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए, ये ऐसा मान के चलते थे। 20 के दशक के मध्यों में गाँवों के लिए किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुई। कारण कि रचनात्मक कार्य से पहले आप देखिएगा कि जो पहले जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें लोग जो है जुट नहीं पा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रभाव नहीं था, सिर्फ शहरी क्षेत्रों से सीमित था। लेकिन रचनात्मक कार्य से गांधी जी ने ग्रामीण जनता को भी काफ़ी भारतीयकरण कर दिया, उनका क्या बोलेंगे, आंदोलन के लिए उनको सक्रिय कर दिया। और यहाँ देखेंगे जब आप रॉलेट एक्ट की सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात जब करेंगे तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर भागीदार होते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 1925 के करीब ये हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से विचार अब बताएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जरूर बताएंगे, कम्युनिस्ट का इतिहास बताएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का इतिहास भी ज़्यादा है, राष्ट्रवादी है। और यहाँ पर देखिए समाजवादी ये लोग हैं, ये मान के चलते हैं कि हिंसा करके मतलब सभी संपत्ति पर सरकार का अधिकार होना चाहिए और वहाँ सभी को बड़ा हिस्सा मिले, चाहे उसमें हिंसा करना पड़े। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में आपको बताया जाएगा, वो आगे हम जब बढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर तक, मतलब यहाँ देखिए आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया। कांग्रेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब तक पूर्ण स्वराज की मांग वो नहीं करेंगे जब तक वो भारतीय जनमानस को इस लायक नहीं समझ जाते हैं। तो शुरू में वो टेस्टिंग कर रहे हैं ये लोग मिलके कि किसी भी तरह आंदोलन के लिए लोग तैयार है कि नहीं। लेकिन जैसे एक समय आएगा 1929, उस वक्त वो पूर्ण स्वराज की बात करें, उससे पहले वो डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे, क्योंकि वो सभी जनता को उस योग्य नहीं मानते थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पर ये भी जानिए कि रावी के तट पर आप देखेंगे वहाँ झंडा फहराया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। चित्तरंजन दास के ये पिक्चर है, यहाँ देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे थे और इनके द्वारा ही बात की गई थी कि हमें विधायिका में प्रवेश करके मतलब सरकार में प्रवेश करके हमें मतलब अपनी मांग को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुई थी। 28 मई 30 के बारे में एक फिगर है, साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए। यहाँ देखिए
1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, एक सबसे बड़ा कारण ये था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों में भी आयोग का बहिष्कार किया था, फैसला किया। जब कमीशन के साथ भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया। यह प्रदर्शन आयोग का नाम था साइमन वापस जाओ। अब देखिए 1919 में जो एक्ट पारित होता है उसकी उस 10 साल के बाद इन्होंने बताया था कि 1930 में हम एक आयोग लाएंगे और देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास हुआ है कि नहीं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने गठित कर दिया और वहां पर भारतीय एक भी सदस्य नहीं थे। यही कारण है कि लोगों के मन में, भारतीयों के मन में ये हुआ कि ये अपने मन से करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। अब देखिए भगत सिंह जब यहाँ असेंबली में बम फेंकते हैं उसका एक वर्णन सुन लीजिए। भगत सिंह की पिक्चर देखिए। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो आप देख रहे हैं आप, में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सनराउज नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने क्या बोला था मरते समय कि मेरे शरीर पर से निकला हुआ एक एक खून का कतरा ब्रिटिश समाज के लिए कील साबित होगी, तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, बटुकेश्वर दत्त को यहाँ बीके दत्त लिखा गया है, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। तो यहाँ भगत सिंह अगर चाहते तो बम फेंक के भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागते नहीं वहां पर। उनका मुख्य उद्देश्य था उनको अवगत कराना था। यही कारण है कि यहाँ पर उनके द्वारा भागा नहीं गया और वो वहीं पर खड़े रहे। ठीक है, अब दांडी मार्च की बात करें, जो कि एनसीईआरटी में आपको अभी यहाँ पर सूचना ही दी जा रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बताया जा रहा है। हम कॉन्सेप्ट की बात बाद में जब स्पेक्ट टॉपिक आएंगे इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, भगत सिंह पर स्पेशल पढ़ना ही है हमें। दांडी मार्च पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। नमक कानून पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्थानीय लोगों से रोजी रोटी से जुड़ी हुई मुद्दे को उठाते थे और नमक जो है सभी के घर में मौजूद है और नमक में कर बहुत ज़्यादा, नमक कर ज़्यादा था। तो गांधी जी ने इस मुद्दा को उठाया ताकि इससे क्या हुआ, इसका विरोध करेंगे तो ये भारतीय जो लोग हैं इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। तो गांधी जी भी उस वक्त देखिए इतना ज़्यादा, ये ज़्यादा इतना भविष्य दृष्टा थे कि समझते थे इन चीज़ों को रणनीति बनाने में बहुत ही ये ज़्यादा मजे हुए थे और ये स्थानीय मुद्दों को, उन मुद्दों को ज़्यादा पकड़ते थे जिसके कारण आंदोलन सक्रिय हो सके और सफल हो सके। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। आपको मैंने बताया था। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को, लोगों की खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था कि, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। मतलब नमक एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के घर में मौजूद है, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और लोगों को एक किया, आंदोलन के लिए तैयार किया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। औपचारिक रूप से उल्लंघन करके यहाँ नमक कानून का, यहाँ पर पिक्चर, यहाँ एक फोटो दी गई है। यहाँ गांधी जी के साथ उनके अनुयायी भी हैं, यहाँ देखिए। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 की घटना है। अब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं, अब यहाँ पर देखिए महिलाओं की भूमिका बार बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है मेंस में कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं की भूमिका बताएं, तो उसके लिए थोड़ा इसको आप जानना, इसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको सहूलियत आपके लिए होगी। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। आधी आबादी जब जुड़ जाएगी तो ताकत ज़्यादा मजबूत होंगी, क्योंकि महिलाएं अगर घर से निकलकर चौखट लांघकर आंदोलन में अगर जा रही तो दो संभावना, एक तो रक्तपात नहीं होंगी, शांति से, क्योंकि अहिंसा का आंदोलन होगा तभी महिलाएं जो है शामिल हो पाएंगी। तो गांधी जी इसका पूरा प्रयास करेंगे कि आंदोलन जो है अहिंसक इसलिए रखते हैं कि महिलाओं की भागीदारता उसमें हो, और महिला अगर भागीदारता लेंगी तो आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाओं घरों से बाहर रहने लगी थी।
इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब महिला सशक्तिकरण के प्रयास इसमें आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छे व्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सीखती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने इस बात के लिए तैयार किया कि वो महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दे। इनको लगता था कि कहीं कब आंदोलन हिंसक हो जाए और इससे चोट उनको पहुंच सकती है, तो इसका वो ख्याल रखते थे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि वहां पर नमक जब उठाते हैं गांधी जी, तो पानी उबालकर नमक भी बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। मतलब एक तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह ये कर रहे थे, फिर भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सरकार द्वारा बहुत ही निर्मम दमनात्मक रूप से इन पर कार्रवाई की जाती है। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। यही एक कारण है कि इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उसकी परिणति अंततः 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इनको प्रांतीय स्वतंत्रता देने की बात की गई कि आप प्रांतीय रूप से स्वायत्त हो पाएंगे। सरकार ने ऐलान किया 1937 से प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो बताएंगे 11 में से 7। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। आप जानते हैं 1939 से 45 तक युद्ध चला था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। युद्ध में शामिल होने के लिए इन्होंने शर्त रखी कि हम इसके युद्ध में शामिल तभी होंगे जब हमें स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। वो टाल मटोल करने लगे, कुछ चीज़ें देने लगे। इसके कारण उन्होंने क्या किया, इसी कारण से उन्होंने, एक कारण ये भी है कि उन्होंने प्रांतीय जो सरकार से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, वो वहाँ पर इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। महात्मा गांधी के सरोजिनी नायडू, यहाँ पर 1931 का एक फिगर यहाँ देख लीजिए। सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के साथ उन्होंने घूम रही है। यहाँ पर एक आंदोलन में, यहाँ देखिए महिलाओं की भागीदारिता के कारण आंदोलन ज़्यादा सक्सेस हो पाता है। इसके बारे में आप जरूर एक नोट्स लिख के मुझे बताइएगा आखिर क्या है स्वतंत्रता में महिलाओं की भूमिका पड़े, एक आपको लिख के मुझे भेजना है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला, भारतीय महिला थी। याद रखिएगा 1925 में ये अध्यक्ष भी चुनी गई थी। वीर लखन नायक को फांसी दी गई। एक वर्णन यहाँ देखिए। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद इसका वर्णन कर रहे हैं। 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पाबंदी में हुई पुलिस फायरिंग के में मौके पर ही मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा को कोरापुर जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाला एक विख्यात जनजातीय नेता, को फांसी पर लटका दिया गया था। तो उस वक्त जो है अंग्रेज जो है बहुत ही अत्याचार करते थे, और खुद यहाँ देखिए जो सेना में भी व्यक्ति है उसको भी वो नहीं छोड़ते थे। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। सोचिए इतने जुझारू व्यक्तित्व के लोग थे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह भी किया। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ विरोधों और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। तो इनका ये नेतृत्व में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो है योगदान हम नहीं भूल सकते हैं। ये अविस्मरणीय हमारे लिए। भारतीय स्वतंत्रता का अर्थ है संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, छूट देना। इसको हम उस नाम से डालते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन का एक पिक्चर यहाँ देख लीजिए। 1942 का है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। यहाँ पर इसकी फिगर देखिए। अब बोस और आईएनए की बात हम करेंगे बाद में। यहाँ देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्या होता है हम जानते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। यहाँ भी गांधी जी अहिंसा को नहीं छोड़ते हैं, डू एंड डाई मानते हैं, लेकिन अहिंसक ढंग से बोलते हैं। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में
देश भर में संचार तथा राष्ट्रीयता के प्रतीकों पर हमले हुए, मतलब जो भी उसके ऑफिशियल जो भी साइट थे, मतलब कहने का अर्थ है कि अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी, जहां से वो कंट्रोल करते थे, वहां पर महत्वपूर्ण प्रतीकों पर, राष्ट्रीयता के प्रतीकों पर इन्होंने हमला बोला। सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया, मतलब समांतर सरकार की यहाँ स्थापना देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली में मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज से भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कहने का अर्थ है कि हम स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ चुके थे। स्वतंत्रता और विभाजन क्यों? 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव का पारित किया था। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, इसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ देखिए, अभी जो भारत देख रहे हैं तो यहाँ पश्चिमी प्रांत में जहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, इसकी बातें करेंगे। 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे। टू नेशन थ्योरी की बातें कर रहे हैं। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए विचारधारक के रूप में जो भी बदलाव होता है, वो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखिए फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर तो तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इसमें भी ज्यादा बड़ा कारण रहे थे। कारण है, इन चुनावों में मुस्लिम में कुछ बात का यकीन दिला दिया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभाई, क्योंकि 11 में से 7 सीटों पर तो कांग्रेस जीत पाई थी। लीग को भी यह भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। कांग्रेस ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का ये स्वीकार नहीं किया था। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए, क्योंकि उसका फायदा उठाता है, शून्यता का फायदा उठाएंगे। 1945 में विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता सफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस हिदायों को कभी मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। यहाँ पर देखेंगे ऐसे अबुल कलाम आजाद, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो लीडर हैं, वो कांग्रेस को अपना ये मानती थी, पार्टी मानती थी। कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर जिन्ना साहब बार बार अड़े हुए थे कि मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी घोषित किया जाए, तो यहाँ पर ये विवाद था। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का तो प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों की लक्षित सीटों पर लीग को बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग के अध्ययन के लिए और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त बनाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ सहायता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रभावों पर सहमत नहीं, चूंकि मान के चलते थे यहाँ पर बाइफर्केशन होगा। और यहाँ पर ये आप जानते हैं, एक विदेश में आप एक जगह जानते हैं कि यहाँ पर ये चाहते थे, अंग्रेज इनकी ये नीति थी कि भारत को किसी भी तरफ बंदरबाट कर दिया जाए, और बहुत बाल्कन के नाम से इसको जाना जाएगा। बाल्कन के बारे में जानते हैं, प्लान बाल्कन के बारे में आप जानिए, आगे पढ़ाऊंगा जब आप पता चलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो यहाँ पर बाल्कन प्लान की इनको झलक मिली, लग गई थी इनको, भारतीय नेताओं को। इन्होंने इसको पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, और यहाँ पर लीग को लगा कि हमें ठगा जा रहा है, तो वो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन देश का विभाजन अब असंभावी हो गया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बन चुके थे उस वक्त। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। उसने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों से चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई, मतलब दंगे जो है इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में फैलते चला गया। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। रेप जैसी घटनाएं होने लगी। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़ के ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई और उसके शहर का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। मतलब अगर हमें आज़ादी मिली भी तो 2 राष्ट्र के रूप में आज़ादी मिली, उसमें हमने भयानक पीड़ा सहा। यहाँ आज़ादी के समय बहुत मार काट मची, बहुत ज़्यादा दंगे हुए। उन सब पीड़ा के बीच हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो अंग्रेज जाते जाते भी कुछ न कुछ हिंसा करके ही यहाँ से गए थे। तो ये जो है हम लोग हिंसा के बल पर ही इसको प्राप्त किए, लेकिन अंततः हमें आज़ादी मिल गई। ठीक है, यहाँ बोस जी के संगठन के बारे में जान जाइए।
समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान जरूर करते थे। 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का स्थापना का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और यहाँ उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। यहाँ देखेंगे मोतीलाल नेहरू भी यहाँ पर लड़ेंगे। यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर विद्रोह जिन पर होता है, जब इन पर मुकदमा चलाया जाता है तो इसका साथ देते हैं। कुछ फिगर आप देख लेते हैं। चित्र सुने मौलाना आजाद साहब तथा कांग्रेस कार्यकारिता समिति के साथ यहाँ सेवाग्राम 1942 में इनका फिगर। यहाँ मौलाना आजाद साहब यहाँ गांधी जी के साथ बैठे हुए हैं। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिताजी बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दोहरा सिद्धांत का विरोध किया था। यही कहते थे, इनका कहना था कि कांग्रेस जो है सभी की पार्टी है, आप कहाँ से कर रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है। चित्र 17 देखिए। गांधी जिना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 1944 में एक दृश्य है यहाँ पर। वैविध्य राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजा गोपालाचार्य 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर रहे हैं। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। इनके नाम पर बहुत सारे रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है और बहुत सारे पार्क भी हैं और बहुत सारे ऐसे अथी का आप जानते हैं कि आपकी इनके स्मारक इन जो भी महान व्यक्ति थे उनके नाम पर स्वतंत्र भारत के बाद बहुत सारी जगह इसका निर्माण इनके सम्मान के लिए किया गया था। यहाँ 18वें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945-47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियार गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। मौलिक कर्तव्य इन्हीं के अध्यक्षता में पास की गई थी। यहाँ पर जिन्ना और गांधी जी का चतुर्थ देखिए। भारत महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1940 में, मतलब 46 में अगस्त यहाँ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 44 में इन दोनों के साथ था, जहाँ पर दोनों मिलकर प्रयास कर रहे थे कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय है। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीत किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं के कतार में जा पहुंचे। इनकी जिद थी कि वो इन्होंने कहा था लेके रहेंगे पाकिस्तान। यहाँ देखिए चित्र 20 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 की एक पिक्चर है। गांधी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय की कोई रक्षा नहीं, मतलब जहाँ बिना रिजर्वेशन वाले जो क्षेत्र है उसको हम सामान्य निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ हमने पिक्चर, यहाँ देखिए एक और पिक्चर है खान अब्दुल गफ्फार का, यहाँ जिनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है सीमांत गांधी यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर देखेंगे आज भी पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ के नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोग के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 में गफ्फार खान को बादशाह खान नाम से जाना जाता था। वो इनका संगठन का नाम था। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे और ये भी जानिए उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। मतलब बहुत ये गुस्सा हुए थे, बहुत ज़्यादा उठे हुए थे कि किस नेताओं ने आखिर किस तरह कांग्रेस ने ये डिसीजन ले लिया और देश को अलग होना पड़ा। ये देश को अलग नहीं देखना चाहते थे, देश के विभाजन के खिलाफ थे। यहाँ हिंसाग्रस्त पंजाब में आए शरणार्थी आश्रय भोजन की तरफ से दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। देखिए वहाँ जब दंगे हो रहे थे, दंगे के बाद की ये कहानी है। अब हम यहाँ अन्यत्र में जानेंगे अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण। यहाँ घाना के बारे में जानेंगे, वहाँ जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसा होता है। यहाँ थोड़ा सा अन्यत्र आपको जाना इसलिए है कि पैरेलल जो है इस समय में और जगह क्या हो रही है इसकी जानकारी थोड़ा एनसीईआरटी आपको देना चाहता। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। मतलब यहाँ भी यही बात करेंगे कि संचित संघर्ष है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के विकास में एक मुख्य कारण साबित हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थिति की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। यहाँ भी देखिए शोषण के खिलाफ ही लोग जुट सकेंगे।
1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बन जाएगा। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन करने से कुआमे नक्रुमा, यहाँ जारी गया कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल पार्टी के चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिससे ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल पार्टी ने चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से 9 स्वाधीन राष्ट्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब वहाँ के लोगों ने स्थानीय शासन को ज़्यादा प्रश्रय दिया और घाना के लोगों ने आज़ादी, अंततः उनको आज़ादी मिल गई। तो इसकी चर्चा हमने इसमें की। तो यहाँ आप जानिए पार्ट 2 जो इसका सेक्शन था हमने कवर कर दिया। आपको ये भी जानना होगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा एनसीईआरटी के तो चैनगढ़ आईएएस में आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे एनसीईआरटी का एक सेक्शन है, उसमें जाके आप यहाँ चैप्टर 9 को आप देख पाएंगे। उसका पार्ट 1 वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है। हमने ये पार्ट 2 आज कवर कर लिया। मतलब अंततः हम चैप्टर 9 जो है हमारा पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। हम चैप्टर 10 में जब प्रवेश करेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों आप एक काम और कीजिए, अभी भी अगर आपने चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए, पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, पर्सनलाइज कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। उनको बताइए कि चैनगढ़ की टीम द्वारा चैनगढ़ आईएएस ऐप पर उनको क्या क्या यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और एनसीईआरटी की कक्षा जो जिज्ञासु स्टूडेंट है उनको इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कार्यक्रम जो है ये आपको डेली आप 5:30 में आप इसको देख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो वो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको तो नोटिस मिलती ही रहेंगे। दूसरी कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।